हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सिविल ज्ञान में। तो यूपी ट्रिपल एस सी जेईई की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो आपको ये जानना ज़रूरी है कि अभी 2 फरवरी 2025 को एक एग्ज़ाम हुआ था यूपी ट्रिपल एस सी में, होम्योपैथिक का करके था। और इसका भी जो सिलेबस था 65 क्वेश्चन इसके ट्रेड से था और 20 क्वेश्चन यूपी जीके का था। तो इसमें यूपी जीके जो क्वेश्चन आए हैं उन क्वेश्चनों को मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं, ताकि आप जान सकें कि यूपी ट्रिपल एस सी का यूपी जीके का लेवल क्या चल रहा है। काफ़ी लोगों को चला बहुत ही टफ है, कहाँ से पढ़ा जाए, क्योंकि इतना ज़्यादा टफ होने की वजह से हम निकाल पाएंगे एग्जाम कि नहीं निकाल पाएंगे। तो चलिए देखते हैं उन क्वेश्चनों को, कौन कौन से क्वेश्चन है। अगर आप चैनल पर नए हैं, यूपी ट्रिपल एस सी की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको इस चैनल से जुड़ जाइए, बहुत सारी हेल्प आपकी होने वाली है। पहला जो क्वेश्चन है यहाँ पे, आपको पहले क्वेश्चन की तरफ चलता हूँ। ये क्वेश्चन है कि कुछ पुस्तकालय हैं और उनका इस्टेब्लिश ईयर बताना है। जैसे कि सरस्वती भवन पुस्तकालय, रामपुर रजा लाइब्रेरी, भारती भवन पुस्तकालय, इलाहाबाद पब्लिक लाइब्रेरी। तो सबसे पहले आप देख लीजिए, पीछे मैंने सबका लगाया है कि सरस्वती भवन पुस्तकालय कहाँ पे है। तो यह आपका बनारस के अंदर है। सरस्वती भवन पुस्तकालय कहाँ पे है? बनारस में है। भारत का एक प्रसिद्ध पुस्तकालय है। यह संपूर्णानंद संस्कृत विद्यालय के परिसर में है। यहाँ दुर्लभ पांडुलिपियाँ रखी हैं। इस समय यहाँ 1 लाख से ज़्यादा पांडुलिपियाँ हैं। तो ये सारी चीज़ें कहाँ पे हैं? बनारस में हैं। अगर इसकी इस्टेब्लिश की बात करें तो यह पुस्तकालय की जो स्थापना है राजकीय संस्कृत विद्यालय जो है आपका बनारस की स्थापना के समय ही 1894 में हो गई थी, किंतु उसके भवन का जो शिलान्यास हुआ था 1907 को वेल्स के राजकुमार राजकुमारी के आगमन के समय हुआ और ये 1914 में बनकर तैयार हुआ था। तो अब यहाँ पे आपको देखना है कि ऑप्शन में क्या है, क्या 1894 वाला ऑप्शन है? तो 1894 वाला ऑप्शन तो नहीं है। क्या आपको यहाँ पे इस्टेब्लिश ईयर जब बनकर तैयार हुआ तो वो ऑप्शन है हाँ, जब ये बनकर तैयार हुआ इसका नाम प्रिंस ऑफ वेल्स के नाम पर सरस्वती भवन रखा गया था, तो 1914 में हुआ था। तो आप देखोगे तो इसका आंसर जो है सरस्वती भवन पुस्तकालय क्या हो जाएगा? 1914 हो जाएगा। तो पहले का ए का 4 हो गया। अब हम ए का 4 केवल ना तो बी में है, ना ही सी में है, ना ही डी में है। तो अब ए का 4 हो गया, तो ए का 4 ऑप्शन नंबर ए में आ रहा है, इसको हम लगा सकते हैं। पर अभी हमको देखना पड़ेगा क्या बी सी डी वाला मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। क्यों? क्योंकि ऑप्शन में एक ही उपर्युक्त में से कोई नहीं ऐड हो गया। अगर मान लो कोई नहीं मैच करेगा तो हमको ई ऑप्शन का जाना पड़ेगा। तो हम देखते थे रामपुर रजा लाइब्रेरी की स्थापना कब आपकी हुई थी। रामपुर रजा लाइब्रेरी की स्थापना कब आपकी हुई थी? तो हम देखते हैं रामपुर रजा लाइब्रेरी पर बात करते हैं रामपुर रजा लाइब्रेरी के बारे में। तो रामपुर जो आपकी रजा लाइब्रेरी है, तो रामपुर जो रजा लाइब्रेरी है इसकी स्थापना कब होती है? तो इसकी स्थापना होती है 1774 में। अगर इसकी पूजा है कहाँ पे ये, तो रामपुर के अंदर है, बिहाइंड जामा मस्जिद, उत्तर प्रदेश में है। और श्री सैयद हसन अब्बास इसके डायरेक्टर इंस्टीट्यूशन हेड है। तो कहाँ पे? 1774 में हुआ था। तो ऑप्शन में देखिए 1774 है, तो रामपुर रजा लाइब्रेरी ऑप्शन नंबर बी का हो जाएगा 3 ऑप्शन। अब बढ़ते हैं भारती भवन लाइब्रेरी की तरफ। तो ये आपकी है भारती भवन लाइब्रेरी। भारती भवन लाइब्रेरी का जो इस्टेब्लिशमेंट ईयर है वो कब है? तो ये आपकी इलाहाबाद में है और 1889 में इसकी इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। तो आपको ऑप्शन में मिल जाएगा 1889। तो आप देख सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा सी का 2। तो अब ये आराम से ए का 4, बी का 3, सी का 2, डी का 1 आपका हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका इलाहाबाद पब्लिक लाइब्रेरी 1864 में हुई थी। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा इसका आपका राइट आंसर रहने वाला है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ये सारा डेटा मैंने आपको निकाल के दिखा दिया है। ये क्वेश्चन था, ठीक है। और अगला क्वेश्चन जो आपका है उसके बारे में बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश में जो अटल युवा महाकुंभ है उसका उद्घाटन किस शहर में किया गया। तो अटल युवा महाकुंभ का उद्घाटन किस शहर में किया गया? तो चलो चलते हैं अटल युवा महाकुंभ के बारे में। तो यहाँ पे देखिए कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लखनऊ में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म शताब्दी समारोह के अवसर पर अटल युवा महाकुंभ का उद्घाटन किया। इस आयोजन का उद्देश्य क्या था? कि वाजपेयी की धरोहर को सम्मानित करना था, जिसमें मेधावी छात्रों का सम्मान, सांस्कृतिक श्रद्धांजलियाँ और वाजपेयी के योगदान पर चर्चा शामिल थी। 25 दिसंबर को वाजपेयी की 100वीं जयंती है, मतलब अटल बिहारी वाजपेयी की, जिसे भारत में गुड गवर्नेंस डे या सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है। आयोजन के प्रमुख बिंदु क्या थे?
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लखनऊ में अटल युवा महाकुंभ का उद्घाटन किया। तो अब यही क्वेश्चन पूछा गया है कि अटल युवा महाकुंभ का उद्घाटन कहाँ पे हुआ, तो आपका लखनऊ, सी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर रहने वाला है। तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में आए थे। अगला क्वेश्चन है यूपी, ये क्वेश्चन और करंट अफेयर का क्वेश्चन है, इसका आंसर अभी नहीं जानकारी है तो इसको छोड़ते हैं, अगला बढ़ते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका आता है, हाँ, उस स्वतंत्रता सेनानी की पहचान कीजिए जिन्होंने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले से थे। तो ये भैया आपके बख्त खान इनका नाम है, जो कि उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले से थे। अब बाकी सबका बारे में जान लेते हैं कि कौन कहाँ से था। ठीक है, अब ये देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ 1857 के भारतीय विद्रोह में भारतीय विद्रोही बल के कमांडर चीफ थे बख्त खान। इनका जो है, बख्त खान का जो बरेज रोहिला जनजाति की शाखा से प्रमुख नजीबुद्दौला के परिवार से संबंधित एक पख्तून थे। उनका जन्म रोहिलखंड के बिजनौर में हुआ था और बाद में ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना में सूबेदार बन गए। बंगाल घुड़सवारों के तोपखाने में 40 वर्ष का अनुभव प्राप्त कर रहे थे। पहले एंग्लो अफगान युद्ध में शामिल हुए थे। तो इनका पेशा था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में सूबेदार। भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों के कमांडर इन चीफ थे और बिजनौर रोहिलखंड में इनका जन्म हुआ था। तो ये बिजनौर से आपके संबंधित थे और जब स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अब जानते हैं कि अशफाक उल्लाह खान कहाँ से थे। तो शहीद अशफाक उल्लाह खान उत्तर प्रदेश के शाहजहाँपुर ज़िले के रहने वाले थे। शहीद अशफाक उल्लाह खान उत्तर प्रदेश के शाहजहाँपुर ज़िले के रहने वाले थे। उनका जन्म कब हुआ था? 22 अक्टूबर 1900 को शाहजहाँ के पुर के शहीदगढ़ में हुआ था। अशफाक उल्लाह खान एक स्वतंत्रता सेनानी थे। ठीक, अब जानते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था। तो इनका जन्म मध्य प्रदेश के इंदौर ज़िले में हुआ था और महू में हुआ था। महू को अब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम से जाना जाता है। उनका जन्म 14 अप्रैल 1891 को हुआ था। उनका परिवार मराठी था। वे मूल रूप से महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले के अंबेडकर गांव से थे। वे हिंदू महार जाति से थे। उन्होंने बम्बई विश्वविद्यालय, कोलंबिया विश्वविद्यालय, ग्रेजिन और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पढ़ाई की थी। वे इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी, अनुसूचित जनजाति की फेडरेशन और रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया से जुड़े थे। उनका निधन 6 दिसंबर 1956 को हुआ था। तो ये इनसे संबंधित है। तो इंदौर जिले के महू से थे। अब बात करते हैं, लाला लाजपत राय का नाम आया था। तो लाला लाजपत राय को भारत के प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी थे। उन्हें पंजाब केसरी भी कहा जाता था। तो इसीलिए आपको बता दूं, ये जो हैं आपके इन्होंने पंजाब नेशनल बैंक लक्ष्मी बीमा कंपनी की स्थापना भी की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में गरम दल के 3 प्रमुख नेताओं लाल बाल पाल में से एक थे। लाल से लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल। तो ये कहाँ के थे? पंजाब कैसे, मतलब ये पंजाब जिले के, मतलब पंजाब राज्य में थे। ठीक है, तो इनका संबंध पंजाब जिले से था, पंजाब राज्य के जिले से था। तो अब यहाँ पे आप देखोगे कि जो ऑप्शन में आपके हैं अशफाक उल्लाह खान, लाला लाजपत राय, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, तो यहाँ पे जो बख्त खान है, इन्हीं बख्त खान को ही जो है आपको जो है बिजनौर जिले से थे। एक बख्त खान और जो है बिजनौर जिले के ही स्वतंत्रता सेनानी एक आसिफ अली भी थे। ठीक है, इनका जन्म कब हुआ था? इनका जन्म जो हुआ था 11 मई और 1888 को बिजनौर जिले के सौहारा में हुआ था। आसिफ अली एक प्रसिद्ध वकील थे। वो भारत से अमेरिका के पहले राजदूत थे और उड़ीसा के राज्यपाल भी रह चुके हैं। तो इनका जन्म 1888 में हुआ था और 1857 में ये आपकी स्वतंत्र भारतीय स्वतंत्रता संग्राम हुआ था आपका पहला, तो 1857 के आसपास हुआ था। तो अब यहाँ पे जो थे वो थे कौन? बख्त खान थे। तो बख्त खान क्यों? 1797 में ही इनका जन्म हो गया था। ठीक है, और 13 में 1859 को इनकी मौत हुई थी, मतलब इनकी देहांत हुआ था या शहीद हुए थे। तो 1857 में समय हुआ था। तो उस समय जो भारतीय विद्रोह हुआ था, उस समय जब भारतीय राष्ट्रीय के खिलाफ जो आपका प्रथम स्वाधीनता संग्राम हुआ था, तो उस समय से बख्त खान। तो ऑप्शन में भी आपके बख्त खान है। काफ़ी लोगों को लग सकता है ऊपर में से कोई नहीं, क्यों? क्योंकि आसिफ अली भी थे। तो आसिफ अली का भी नाम बिजनौर जिले से संबंधित है। पर इनका जन्म हुआ कब था? ये 1888 में हुए थे, मतलब स्वतंत्रता संग्राम के बहुत बाद। लेकिन बाद में क्योंकि हमको आज़ादी कब मिली? 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ। तो उसके बाद भी स्वतंत्रता संग्राम, मतलब बहुत चीज़ें हो रही थी, तो उन्होंने उसमें भाग लिया था। अगला क्वेश्चन है इतिहास से। यूपी के इतिहास से एक फतवा जहांदारी के लेखक कौन है? अबुल फजल, जियाउद्दीन बरनी, शेख फैजी, अब्दुल हलीम शरर या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो अब यहाँ पे आपको बता दूं कि फतवा जहांदारी किताब के लेखक जियाउद्दीन बरनी हैं
और जियाउद्दीन बर्नी एक इतिहासकार राजनीतिक विचारक भी थे। वे दिल्ली सल्तनत के मुस्लिम राजनीतिक विचारक थे और मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक के काल में भारत में रहे। जियाउद्दीन बर्नी की कुछ और रचनाएं जैसे कि तारीख़ शाही ये थी। फतवा जहांगीरी किताब में मुस्लिम शासकों के राजनीतिक आदेशों का उल्लेख है। इस किताब में बर्नी ने धर्म और लौकिक सरकार के जुड़ाव पर विचारों को बताया है। तो फतवा जहांगीरी और तारीख़ फिरोज शाही इन दोनों ही पुस्तक के रचना करने वाले जियाउद्दीन बर्नी हैं। जियाउद्दीन बर्नी ऑप्शन में आपको मिल जाएगा, तो ऑप्शन आपको बी ऑप्शन यहाँ पर लगा देना है। तो ये आपके यूपी के इतिहास से क्वेश्चन संबंधित है। आगे बढ़ते हैं। कौन सा जोड़ा आपका सुमेलित नहीं है? तो ये आप देख सकते हो यहाँ पे कि इस तरफ क्या है, अगर आप पढ़े होंगे जनजातियों के बारे में, तो इस तरफ आपकी लिखी हुई है बाएं साइड में जनजातियाँ और उनसे संबंधित ज़िलों के नाम लिखा हुआ है। जनजाति और उससे संबंधित आपके ज़िले हैं, जैसे कि आपकी सहारिया जनजाति, चेरो जनजाति, बैगा, खरवार, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपको बता दूं कि यहाँ पे कौन सी है आपकी उत्तर प्रदेश की जो खरवार जनजाति है, ये खासकर मिर्ज़ापुर, सोनभद्र, देवरिया, चंदौली और गाजीपुर क्षेत्र में रहती है। और खरवार जनजाति बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल राज्य में भी पाई जाती है। वे स्वयं को क्षत्रिय मानते हैं। वे खुद को 18 हजारी भी मानते हैं और सूरजवंशी राजपूत के वंशज होने का दावा करते हैं। उत्तर प्रदेश की सरकार ने खरवार को अनुसूचित जाति के रूप में वर्गीकृत किया था, लेकिन बाद में उत्तर प्रदेश सरकार ने उन्हें अनुसूचित जनजाति के रूप में भी फिर से वर्गीकृत किया। तो अब यहाँ पे आपको देखना है कि खरवार क्या आपके गोरखपुर राज्य जिले में पाई जाती है? नहीं, ये मिर्ज़ापुर में, सोनभद्र में, देवरिया, चंदौली और गाजीपुर। तो यही आपका गलत सुमेलित है। खरवार आपका गलत सुमेलित है। खरवार आपका गोरखपुर में नहीं पाई जाती। ठीक है। और अगर हम बात करें सहारिया जनजाति ललितपुर में, चेरो वाराणसी में, बैगा को सोनभद्र पाई जाती है। खरवार आपके गोरखपुर के अंदर नहीं है। ठीक, तो आपको ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया। तो आप एक क्वेश्चन आपके जनजाति से भी क्वेश्चन आता है, तो जनजातियों से क्वेश्चन आता है, तो आपको जनजाति यूपी जेईई के लिए पढ़ना पड़ेगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका है जो कि थर्मल पावर प्लांट है, क्या नाम है उसका? ओबरा थर्मल पावर प्लांट, जो कि कोयला आधारित बिजली संयंत्रों में से एक है। ये उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? ऑप्शन सुल्तानपुर, चंदौली, मिर्ज़ापुर, सोनभद्र या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपको बता दूं जो ओबरा है, ओबरा भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के सोनभद्र जिले में स्थित है। ओबरा थर्मल पावर स्टेशन की जो उत्पादन क्षमता है लगभग 1288 मेगावाट है। इसका स्वामित्व और संचालन उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड UPRVNL जो आपका है, UPRVNL जो है उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड के पास में है। 1288 मेगावाट है। सबसे इंपॉर्टेंट है कि किस जिले में है, तो सोनभद्र जिले में है। ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन। ठीक। अगला एक नाम है नामरूप थर्मल पावर स्टेशन, जो कि एक गैस आधारित पावर स्टेशन है जिसकी कुल स्थापित क्षमता 41 मेगावाट है और ये असम के डिब्रूगढ़ जिले में है। अब आता है एक क्वेश्चन आपके जनगणना से। जनगणना अगर आपका कोई एग्जाम यूपी का हो रहा है तो आप देखोगे उसमें एक क्वेश्चन जनगणना 2011 से ज़रूर आएगा। तो आपको जनगणना के बारे में जानकारी होनी चाहिए। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या की महिलाओं का परसेंट पूछा है। तो आपको बता दूं महिलाओं की जो परसेंट है वो 57.18% है। मतलब महिला साक्षरता दर 57.18% है। ठीक है। तो ऑप्शन में क्या 57.18% है? ना ही ये है, ना ये है, ना ये है, ना है। तो क्या होगा? उपयुक्त में से कोई नहीं, ई ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है। अब भैया यूपी जेईई का लेवल तो थोड़ा तो बढ़ा ही दिया है, मतलब थोड़ा यूपी का जीएस का लेवल, क्योंकि एक ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं डाल रहा है, पांचवा ऑप्शन में डाल रहा है। तो अब को समझना है कि किस तरीके से हमको इन क्वेश्चनों को टैकल करना है। अब देखिए पुरुष साक्षरता दर की अगर वहीं बात करें तो वहाँ पर 77.28% है। ठीक है। और कुल साक्षरता दर की बात करें उत्तर प्रदेश की तो ये आपकी जो है 67.68% है उत्तर प्रदेश की। उसमें से पुरुष की पूछे तो पुरुषों की कितनी 77.28% और महिलाओं की 57.18% है। ठीक। उत्तर प्रदेश की जनगणना का लिंगानुपात पूछे 902 और 1000 पुरुषों पर। जनगणना के मुताबिक गौतम बुद्ध नगर जिले में सबसे साक्षरता दर सबसे ज़्यादा थी, गौतम बुद्ध नगर जिले में। ठीक है।
और भारत की पूछे 74.04। तो यहाँ पे लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं कि हम, क्योंकि उनको दोनों याद रखना है, उत्तर प्रदेश का भी और भारत का भी। तो आपको कन्फ्यूजन बिल्कुल नहीं पालना है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है कि किसका पूछा है। उत्तर प्रदेश की कुल पूछा है, तो उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या की महिलाओं का परसेंट 57.18% है। ऑप्शन में है ही नहीं, तो उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में उत्तर प्रदेश की जो राज्यसभा है उसमें सीटों की संख्या कितनी है। अब यहाँ पे लोगों में डाउट है, भैया लोकसभा सीट तो 80 है, राज्यसभा सीट आपकी 31 है, 403 आपकी विधानसभा है, 100 आपकी विधान परिषद में है। तो अब इस प्रकार देखोगे तो 31 सीट है, ऑप्शन में कोई 31 है ही नहीं, तो क्या हो जाएगा, ई ऑप्शन होगा। खेला पूरा यूपी तो उसी कर रहा है भाई आपके साथ, अब मतलब बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन बना करके। मतलब ये सब क्वेश्चन देखो आसान है, कोई टफ क्वेश्चन थोड़ी है यार। अब यहाँ देखो उत्तर प्रदेश राज्य में 31 सीटें हैं और उसमें से लोकसभा 80 है। अब अलग अलग राज्यों को दे रखा है, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा 1 सीट है, पश्चिम बंगाल 16 सीट, उत्तराखंड 3 सीट, राजस्थान 10 सीट, तमिलनाडु 18 सीट। शामली की सीमाएं निम्नलिखित में से किस राज्य से लगती हैं। आप जब उत्तर प्रदेश के बारे में जैसे ही भौगोलिक परिचय के बारे में पढ़ोगे तो आपके उत्तर में और यहाँ पे दक्षिण में, पूरब में और यहाँ पे पश्चिम में। तो अगर हम बात करें पश्चिम में, सबसे पश्चिम में आपको यहाँ पे शामली मिल जाएगा, और शामली के साथ यहाँ पे इसका सटा हुआ क्या लगेगा, हरियाणा। क्योंकि आपको पता है बिहार इधर कहीं होगा पूरब साइड में, उत्तराखंड यहाँ पे होगा, हरियाणा यहीं पे होगा, दिल्ली आपका इधर कहीं होगा। तो शामली की सीमा किस राज्य से लगती है, तो हरियाणा राज्य से लगती है। तो आपका ऑप्शन नंबर भी हो जाएगा आपका हरियाणा। ठीक है, तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। और सबसे पूरब में यहाँ पे आपके यहाँ बलिया है। अगर बलिया के साइड में यहाँ पे अगर बिहार के साइड में यहाँ पे होता, बिहार तो अलग है, तो ऊपर तो आपका हो जाएगा हरियाणा, ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो शामली की सीमा उत्तर में कहाँ लगती है, सहारनपुर। शामली जिले की सीमा जो आपका शामली जिला है, अगर आपका ये शामली जिला है, उत्तर में इसके सहारनपुर है, दक्षिण में इसके बागपत है, पूरब में मुजफ्फरनगर, पश्चिम में हरियाणा राज्य से लगती है। शामली उत्तर प्रदेश का एक जिला है, यह दिल्ली से 100 किलोमीटर दूर है। शामली जिले को पहले प्रबुद्ध नगर के नाम से जाना जाता था। शामली जिले का मुख्यालय शामली ही है। यह जिला दिल्ली सहारनपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित है। यह जिला चीनी और गुड़ के लिए राष्ट्रीय स्तर पर मशहूर है। यह जिला गंगा यमुना दोआब क्षेत्र में आता है। शामली जिले में कई धार्मिक स्थल हैं। शामली जिले में विकासशील औद्योगिकरण हो रहा है। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है शामली जिले के बारे में। अगला क्वेश्चन आपका है कि संयुक्त प्रांत एवं आगरा एवं अवध की राजधानी को इलाहाबाद से कहाँ स्थानांतरित किया गया। तो ये बहुत ही मतलब स्टार्टिंग में ही आप जब यूपी जी के पढ़ोगे, यूपी के बारे में तुरंत ही आपको ही बताया जाता है कि संयुक्त प्रांत आगरा एवं अवध की राजधानी को इलाहाबाद से कहाँ, तो इलाहाबाद से आपकी राजधानी लखनऊ आई थी। ठीक है, अब इसके बारे में यहाँ पे डिटेल से पढ़ते हैं कि संयुक्त प्रांत आगरा एवं अवध की राजधानी को इलाहाबाद, जो कि प्रयागराज है, उससे लखनऊ लाया गया। यह प्रांत ब्रिटिश शासनकाल में था। इसका अस्तित्व 1902 से 1947 तक रहा। इसे संक्षिप्त में यूनाइटेड प्रोविंस ऑफ यूपी कहा जाता था। 24 जनवरी 1950 को इसका नाम बदलकर उत्तर प्रदेश कर दिया गया। 1856 में अवध राज्य को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने रद्द कर दिया और 1858 से 1902 तक प्रयागराज संयुक्त प्रांत की राजधानी रहा। और उसके बाद प्रयागराज से क्या हो, 1921 में संयुक्त प्रांत की राजधानी क्या बनी थी, इलाहाबाद से आपके लखनऊ कर दी गई। तो ये जानकारी आपको इसी क्वेश्चन से जुड़ी हैं। तो आपको कैसा लग रहा है, जो चीज़ें आपको बताई जा रही है, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, आपने पढ़ रखा, आप कितने क्वेश्चनों को जवाब दे पा रहे हो। आपको बाद में कमेंट करके ये भी जवाब देना है कि हम कितने क्वेश्चन को यहाँ पे समझ पाए थे, कितना आपने यूपीजी की अपने पढ़ना स्टार्ट किया है या नहीं। आपको ये बात भी आपको बतानी है कि आपने पढ़ना भी तक स्टार्ट किया भी है या नहीं किया है। यहाँ पे ये जो जनजाति वाला क्वेश्चन था, सहारिया जनजाति, ये यहाँ पे आपको मैं लगा रखा हूँ। क्या था क्वेश्चन, देख लेते हैं एक बार। सहारिया जनजाति, हाँ, सहारिया जनजाति आपकी कहाँ पे, ललितपुर में है। तो ये यहाँ पे लगा हुआ है सहारिया जनजाति। आपको वो ललितपुर सही मिलाना है, क्योंकि उस क्वेश्चन पूछना था कौन सा आपका गलत है। तो सहारिया जनजाति उत्तर प्रदेश की प्रमुख जनजाति, ये मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश के दक्षिण पश्चिमी हिस्से में स्थित झांसी, ललितपुर, छतरपुर जिलों में पाई जाती है। ठीक है, सहारिया लोग शिकार और मछली भी पकड़ते हैं। सहारिया लोग गेहूँ, बाजरा, मक्का जैसी फसलें भी उगाते हैं। सहारिया शब्द की उत्पत्ति हिंदी शब्द के सहारा से हुई, जिसका मतलब है जंगल, सहारा। अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है आपका कि क्वेश्चन जो इसका है कुछ ये है कि हाल ही में भारतीय रेलवे ने
उत्तर प्रदेश के किस शहर में पेंट माई सिटी अभियान आयोजित किया गया? तो ये क्वेश्चन आया था, तो मैंने यहाँ पे इसका सॉल्यूशन लगाया हूँ कि पेंट माई सिटी जो है आपका प्रयागराज में हुआ था। ठीक है, अब इसमें हुआ क्या था कि भारतीय रेलवे ने प्रयागराज उत्तर प्रदेश में पेंट माई सिटी अभियान आयोजित किया ताकि 2025 के महाकुंभ मेला के लिए शहर के रेलवे स्टेशनों को सुंदर बनाया जा सके। इस अभियान का उद्देश्य तीर्थ यात्रियों और पर्यटकों को शहर की समृद्ध सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत दिखाना था। इस अभियान ने प्रयागराज रेलवे स्टेशन को कला और संस्कृत केंद्रों में बदल दिया। अभियान में हिंदू पौराणिक कथाओं, भारतीय परंपराओं और महिला सशक्तिकरण को दर्शाती भित्तिचित्र शामिल थे। तो बस आपको इतना याद रखना है, पेंट माई सिटी कहाँ पे हुई थी? तो प्रयागराज में हुई थी, बस इतना याद रखना है। अगला क्वेश्चन था कि कौन बनारस घराने की प्रसिद्ध ठुमरी या ठप्पा गायिका थी? तो भैया बनारस घराने के प्रसिद्ध जो थी यहाँ पे गिरजा देवी, तो गिरजा देवी भी जो है बनारस घराने की प्रसिद्ध ठुमरी गायिका थी। उन्हें ठुमरी की रानी के नाम से जाना जाता था। गिरजा देवी ने ठुमरी गान को लोकप्रिय बनाने अहम भूमिका निभाई। गिरजा देवी का जन्म 8 मई 1929 को बनारस में हुआ था। गिरजा देवी ने शास्त्रीय और सुगम शास्त्रीय संगीत गाया था। उन्हें 1972 में पद्मश्री, 1989 में पद्म भूषण और 2016 में पद्म विभूषण मिला था। गिरजा देवी ने संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, महासंगीत सम्मान पुरस्कार से भी जीता था। गिरजा देवी का निधन 24 अक्टूबर 2017 को कोलकाता में हुआ था। ठुमरी गान के बारे में क्या है? ठुमरी जो आपकी है अर्धशास्त्रीय भारतीय संगीत की शैली है। ठुमरी में शब्द कम होते हैं लेकिन हाव भाव से गीतकार समझा जाता है। ठुमरी श्रृंगार रस प्रधान गायिका है ठुमरी। तो लेकिन ये तो गिरजा देवी हैं भैया बनारस से, तो उस हिसाब से हम लोग ई के ऑप्शन में जा सकते हैं। पर बाद में मुझे मालूम पड़ा, मैंने देखा कि रसूलन बाई जो हैं वो भी बनारस घराने की प्रसिद्ध ठुमरी गायिका थी। तो अब आपको ऐसे क्वेश्चनों में क्या होता है, जब आपको पूरी नॉलेज होगी रसूलन बाई के बारे में, ठाकुर प्रसाद के बारे में, अन्नापूर्णा के बारे में, जैसे कि मुझे यह लगा कि गिरजा देवी हैं, ऑप्शन में गिरजा देवी, अगर मुझे इनके बारे में जानकारी नहीं होती तो मैं ई लगाता, मैंने ई लगाया भी था। पर अभी जब मैं क्वेश्चन बना रहा था तो इसको देखा सॉल्यूशन, रसूलन बाई भी हैं, मैंने सर्च किया इनके बारे में, तो रसूलन बाई भी आपके बनारस घराने के। जैसे एक क्वेश्चन अभी पीछे मैंने कराया था आपको जिसमें डाउट था, जो आसिफ अली वाला क्वेश्चन था, जैसे कि अभी मैं आपको दिखाता हूँ। ऐसे क्वेश्चन है तो मतलब पूरी जानकारी आपको होनी चाहिए, तभी आप क्वेश्चनों को अटेम्प्ट सही से कर पाओगे, अदरवाइज गलती होने के चांस हैं। जैसे ये क्वेश्चन था कि वो उस स्वतंत्रता सेनानी की पहचान कीजिए जिन्होंने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले से थे। अगर आपको पता है उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले से थे, तो एक का नाम आसिफ अली भी था, बख्त खान भी था, पर दोनों उत्तर प्रदेश के ज़िले के बिजनौर जिले से हैं। पर यहाँ पे आंसर बख्त खान है। अगर आप बख्त खान के बारे में नॉलेज नहीं रखते हैं तो आप लगाओगे भैया आसिफ अली तो है ही नहीं, ये लगा दोगे। आपको नॉलेज रखना पड़ेगा बख्त खान के बारे में, क्योंकि बख्त खान का जन्म जो हुआ था 1857 से पहले हुआ है, तो वही इसमें संग्राम में भाग लेंगे। अब आसिफ अली जो थी वाकई में ये बिजनौर से थे, पर इनका जन्म तो 1888 में हो रहा है, तो ये किस तरीके से 1857 में आकर के अपने स्वतंत्रता संग्राम में भूमिका निभा देंगे, तो इस बात को समझना पड़ेगा। तो ऐसे ही यहाँ पे क्वेश्चन है कि आपका जो यहाँ पे क्वेश्चन है कि आपका जो डांस है, जो आपका ये प्रसिद्ध ठुमरी ठप्पा गायिका है, तो मानता हूँ गिरजा देवी हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, पर रसूलन बाई भी हैं, तो ऑप्शन नंबर ए होगा यहाँ पे। मुझे लगा था पहले ई होगा, पर ई नहीं है, यहाँ पे ए होगा। आप सर्च करिएगा, रसूलन बाई का भी संबंध यहीं से है। ठीक है, बाकी कोई डाउट हो बताइएगा बाद में। क्वेश्चन नंबर 84, उत्तर प्रदेश के डैश नृत्य रूप में, यहाँ 20 क्वेश्चन यूपी जीके का आया है, तो हम लोग 20 क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, वहाँ पे 2-3 क्वेश्चन का इंटरफेयर भी होगा, वो भी आपको मिल जाएगा। उत्तर प्रदेश के डैश नृत्य रूप में एक महिला नर्तक नृत्य करते हैं, अपने सिर पर रोशन दीपकों को एक स्तंभ को समर्पित रखती है। तो ये कौन सा भैया डांस होता है? चरकुला होता है। देख लीजिए चरकुला डांस में कैसे होता है, ये आपकी चरकुला डांस है। इस डांस में आप देखेंगे इनके सर के ऊपर जो है 108 दीपक का ये जलता हुआ थाल के रूप में ऐसे होता है, और इसको लेकर जो है डांस करना होता है। तो उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र ब्रज क्षेत्र में होने वाले चरकुला नृत्य में महिलाएं अपने सिर के ऊपर जलते दीपकों का स्तंभ रखकर डांस करती है? यह नृत्य कृष्ण युग से उत्पन्न हुआ है। इस नृत्य में क्या होता है, महिलाएं अपने सिर पर लकड़ी के बड़े बड़े बहुस्तरीय गोलाकार पिरामिड रखती हैं। इन पिरामिड में 108 जलते हुए दीपक के तेल होते हैं। यह नृत्य होली के तीसरे दिन किया जाता है। इस नृत्य में महिलाएं रंगीन चोली और पैर की उंगलियों तक लंबी स्कर्ट पहनती हैं। यह नृत्य जो है भगवान कृष्ण के समय धुनों पर किया जाता है। यह नृत्य खुशी और हर्षोल्लास का प्रतीक है। आपको इतना याद रखना है किस डांस में 108 जलते हुए दीपक के तेल को सर पे रखा जाता है। चरकुला डांस बहुत ही टफ डांस है भैया ये।
अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय रेलवे ने उत्तर प्रदेश के किस शहर में पेंट माई सिटी अभियान का आयोजन किया? तो अभी आपने देखा पेंट, मैंने आपको पहले ही बता दिया था, ये यहाँ पे क्वेश्चन आया था, यहाँ मैंने डिस्कस कर दिया पेंट माई सिटी कहाँ पे हुआ था। पेंट माई सिटी आपका जो है प्रयागराज। ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आया हुआ है, डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका क्या रहने वाला है? हाँ, तो ये क्वेश्चन लगभग मैंने 18, 16, 17 क्वेश्चन मैंने कराया। 2-3 क्वेश्चन करंट अफेयर के थे, आप लोग पेपर देखिएगा मालूम पड़ जाएगा। बाकी आप देख सकते हैं कि यूपी त्रिपसी में आपके जो यूपी जीके का लेवल है क्या रहने वाला है। अगर आप थोड़ा बहुत भी पढ़ना स्टार्ट किए होगे तो कम से कम 2-3 क्वेश्चन तो आप कर पाए होगे। पहला क्वेश्चन जैसे कि शामली जिला वाला क्वेश्चन हरियाणा से लगता है, वो आप शुरुआत में ही पढ़ोगे। अगर आपने संसद 2011 पढ़ा है तो आपको महिलाओं का प्रश्न मालूम पड़ा होगा, वो आपको पता होगा। तो इस तरीके से आप देखें यूपी जीके का लेवल आपके एग्जाम में किस तरीके से आ रहा है। आप अपनी तैयारी शुरू करिए। तो अभी मैं आपको बताऊं कि बेस्ट बुक जो है जिससे मैं अभी पढ़ रहा हूं वो आपकी RWA रोजगार विद अंकित की बुक्स मैं यूपी जीके के लिए फॉलो कर रहा हूं। और इन्हीं के यहाँ एक टीचर पढ़ाते हैं, आप पढ़ोगे, उनका नाम है, आप सर्च करोगे यूट्यूब के ऊपर, केसपाल सर, यूपी जीके बाई केसपाल सर करके हैं। तो आप उनसे थ्योरी लेक्चर फॉलो कर सकते हो, बाकी बुक्स ये फॉलो कर सकते हो। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा कि किस हिसाब से क्वेश्चन थे, मैंने आपको क्वेश्चन बता दिया है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। बाकी नेक्स्ट वीडियो जो होगी इसके जो कंप्यूटर के क्वेश्चन आए उसको हम लेकर डिस्कस करेंगे। तो आज पहले यूपीजी का हमने कर लिया, जो कि 20 नंबर का आपके एग्जाम में यूपीजी में भी आने वाला है। कमेंट करके बताइए क्लास आपको कैसी लगी। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। थैंक यू, जय हिंद।